पिछले कई सालों से मेरी ज़्यादातर फ़िल्म व्यूइंग कंप्यूटर या लैपटॉप पर हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि फ़ायदा ही हो रहा था कि मैं बहुत तरह की पिक्चरें देख पा रहा था और मेरा पिक्चर देखने का दायरा बढ़ता जा रहा था। मैंने मार्वल यूनिवर्स की बहुत सारी पिक्चरें टेलीविज़न पर देखी, बहुत सारी पिक्चर मैंने कंप्यूटर पर देखी, बहुत सारी पिक्चर मैंने टैब पर देखी। पर मुझे नहीं लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए सिनेमा हॉल में। लग तो रहा था कि धीरे धीरे सिनेमा के प्रति वैसा प्यार नहीं रह गया जैसा कि एक बंद सिनेमा हॉल में होता है। पर कुछ दिन पहले मैंने फेबलमैन्स देखी, द फेबलमैन्स स्पीलबर्ग की, और मुझे साफ लगा कि अगर मैंने वापस सिनेमा हॉल का रास्ता नहीं पकड़ा तो मेरा सिनेमा का शौक बहुत जल्दी मर जाएगा और मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। जो काम मेरे साथ वीएफएक्स से भरे मार्वल यूनिवर्स ने नहीं किया, वो एक स्पीलबर्ग की सिंपल फिल्म द फेबलमैन्स ने कर दिया, जो कि एक सबर्बन परिवार की पिक्चर थी। उसमें वीएफएक्स का कोई भी ज़्यादा योगदान नहीं था, फिर भी मुझे महसूस हुआ कि मैं एक क्लासिक सिनेमा मिस कर रहा हूँ और मुझे ये सिनेमा बड़े पर्दे पर ही देखना चाहिए था। बहुत सारे डायरेक्टर के साथ होता है, उन्हें उनकी विशेषताएं आपको बहुत क्लियरली बहुत जल्दी ही पता चल जाती हैं। उन्हें लाइक करना आसान होता है, या उनको एटलीस्ट महान समझना आसान होता है। लाइक करना तो स्पीलबर्ग को भी बहुत आसान है, पर उनको ग्रेट समझने के लिए बड़ा एक सिंप्लिसिटी है जो कि पकड़ में जल्दी से आती नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू एडमायर मार्टिन स्कॉर्सेसी, इट इज़ वेरी इजी टू एडमायर कोएन ब्रदर्स, इट इज़ वेरी इजी टू एडमायर इवन सोडरबर्ग, इट इज़ वेरी इजी टू एडमायर अनुराग कश्यप। रमेश सिप्पी आप देख रहे हैं, फिल्म सागर देख रहे हैं, शक्ति देख रहे हैं, शोले देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि किस तरह का डायरेक्टर है और क्या चीज़ मुझे उसकी पसंद आती है। राम गोपाल वर्मा अपनी कुछ फिल्मों में आपको क्लियरली पता आ रहा है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। कुछ शोमैनशिप नज़र आती है उसमें, कुछ एक अलग स्टाइल नज़र आता है, एक पर्सनैलिटी नज़र आती है। मुझे बहुत दिनों तक समझ में नहीं आता स्पीलबर्ग को लोग महान क्यों समझते हैं। स्पीलबर्ग की बहुत सारी पिक्चरें मैंने देखी। इनफैक्ट मैंने ईटी देखा हुआ है, मैंने जॉज देखी हुई है, मैंने कैच मी इफ़ यू कैन देख रखी है, मैंने माइनॉरिटी रिपोर्ट्स देख रखी है, मैंने बहुत सारी उनकी फिल्में देख रखी हैं। उन्होंने 30-32 फिल्में बनाई हैं और मैंने काफ़ी देखी हुई। कई बार तो मैं उनकी फिल्में देख जाता तो मुझे पता नहीं चलता था कि वो उनकी पिक्चर है, जैसे कि जुरासिक पार्क, या जैसे कि इंडियाना जोन्स, या जैसे कि हुक। मुझे ध्यान ही नहीं रहता था कि उनकी फिल्में, या म्यूनिक। स्पीलबर्ग की ये सिंप्लिसिटी ही उनकी महानता है। जो लैक ऑफ शोईनेस जो नज़र आ रहा है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनकी फिल्में टेक्निकल एडवेंचर होती हैं जो कि बहुत बड़ा इमोशनल पंच अपने आप में लिए होती हैं। ही इज़ कैपेबल ऑफ पुलिंग मल्टीपल हार्ट स्ट्रिंग एट द सेम टाइम विद ग्रेट इम्पैक्ट। उनकी फिल्में ऑनेस्टी और सेंटिमेंट का संगम होती हैं, और ट्रुथ जो जब वो बोलते हैं ज़रूर बोलते हैं, पर एक बहुत ही मुलायम लहजे के साथ, जो कि सेंटिमेंटलिटी से भरा होता है, जो कि इमोशनल होता है और आपके दिल की तारों को अच्छे से खींचता है। और इसी टेक्निकल एडवेंचर और इमोशनल पंच में ही उनकी महानता छुपी हुई है। ये कोई बहुत साधारण चीज़ नहीं है। शोई कोई भी हो सकता है, लेकिन जब आपको आर्ट साधारण लगने लगे, रोज़मर्रा लगने लगे, तब समझिए कि आर्टिस्ट ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। बहुत थोड़े से ऐसे फिल्म मेकर हैं जो कि इस कुशलता के साथ ऐसी दुनिया बनाते हैं, ऐसी लाइफ बनाते हैं जो कि ज़िंदगी से मिलती जुलती होती है, पर बहुत अलग होती है या बहुत ज़्यादा होती है, जिसको डॉज करना भी ज़रूरी होता है। और ऐसी ज़िंदगी के निर्माण के साथ साथ एक ऐसी किलकारी क्रिएट करना, एक ऐसी मधुर मुलायम फीलिंग आपके दिल में क्रिएट करना, जैसे कि एक बच्चे को हवा में उछालने में होती है और जो उसके अंदर एक खिलखिलाहट आती है, वैसी खुशी लगातार अपने दर्शकों के बीच में वो क्रिएट करते रहते हैं, और सही समय पर सही मात्रा में क्रिएट करते हैं और उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं पूरा। यथार्थ टेक्नोलॉजी और फिल्म का संदेश उनके लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर है, पर वो एंटरटेनमेंट की साइड पर अर्र करते हैं। एंटरटेनमेंट उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए वो कई बार आपको रुलाते भी हैं। जहाँ पे शायद ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ भी आपको रुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आराम से कोई ऐसा मौका लेकर आएंगे जब वो आपके आंसू पोंछ देंगे। और इस बात को करने में, इस सेंटिमेंटलिटी के बावजूद भी, ना उनकी फिल्में मेलोड्रामेटिक होती हैं, ना सॉपी होती हैं, और ना ही क्या कहते हैं सस्ती होती हैं। ऑस्कर नॉमिनेशन के इस दौर में शायद ही किसी को ना मालूम हो कि द फेबलमैन्स स्पीलबर्ग का एक फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफिकल एडवेंचर है। ये फिल्म उनकी बायोग्राफी के ऊपर आधारित है, और उन्होंने अपने माता पिता, अपनी बहनों और अपने परिवार के बारे में इस फिल्म में बताया गया है। 75 साल, अब 76 के हो गए हैं, 75-76 साल के स्पीलबर्ग के लिए ये समय जो है पीछे मुड़ के देखने वाला एक बहुत अच्छी फिल्म क्रिएट करने का साधन बना, और एक बहुत अच्छी क्लासिक फिल्म निकल कर आई है। इस फिल्म में स्पीलबर्ग ने अपने आप को सेमी फेबलमैन के तौर पर प्रस्तुत किया है, और ये फिल्म शुरू होती है सेमी फेबलमैन की पहली फिल्म एक्सपीरियंस से, और अंत होता है इसका
जब वो अपने टीन एज ईयर्स में स्टूडियो में पहला स्टूडियो एक्सपीरियंस करता है। तो उस दौरान की पिक्चर है, ये पूरी ज़िंदगी की पिक्चर नहीं है। ये फिल्में बनाना जब शुरू किया था स्पीलबर्ग ने असली फिल्में, उससे पहले कैसे उन्हें फिल्मों से प्यार हुआ, कैसे उनके परिवार का क्या रोल था, उनका जो जीवन बचपन से लेकर के टीन एज तक का था, उसने कैसे उनके फिल्म के प्यार को मोल्ड किया, इस बात को दिखाता है ये फिल्म। जैसा कि मैंने बताया, फिल्म के मुख्य किरदार सैमी फेबलमैन हैं, उसके माता पिता हैं और उसकी 3 बहनें हैं, साथ में अंकल बेनी हैं जो कि हमेशा इस फैमिली के साथ रहते हैं। उनका भी इस फिल्म में बहुत बड़ा रोल है। सेथ रोगन ने वो रोल प्ले किया है। मदर का रोल मिशेल विलियम ने प्ले किया है। पॉल डोनो ने फादर का रोल प्ले किया है। और बचपन में बच्चे का रोल और टीन एज सैमी फेबरमैन जो कि स्पीलबर्ग का किरदार है, वो 2 अलग अलग एक्टर्स ने प्ले किया है। टीन एज के रोल वाले गैब्रियल लाबेल जल्दी ही बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। फिल्म की स्टोरी अलग अलग दौर से उनके जीवन के आगे बढ़ती जाती है। कैसे वो पहली फिल्म के अनुभव को अंगीकार करते हैं, कैसे उनकी पियानिस्ट मदर, जो कि पियानो बजाने में एक कंसर्ट पियानिस्ट हो सकती थी पर अपने फैमिली के चक्कर में उन्हें वो छोड़ना पड़ा, उन्होंने कैसे उसकी मदर ने उसके इस पैशन को बढ़ावा दिया कैमरा दे करके, और कैसे एक साइको एनालिटिकल तरीके से उन्होंने अपने पहले फिल्म एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से उभरने के लिए उससे उस फिल्म को बना के दोबारा एक छोटे बच्चे ने उसको किस तरीके से एक नई फिल्म को बनाया और उस फिल्म के अनुभव को उसने आत्मसात किया और साथ ही साथ ट्रांसेंड किया। फिर उसके बाद उनकी फैमिली के विकास के साथ साथ फिल्म आगे बढ़ती जाती है। वो इस फिल्म में 3 जगह उन्होंने उनकी फैमिली ने माइग्रेट किया अमेरिका में, और उनके फादर धीरे धीरे कंप्यूटर की दुनिया में और बड़े होते चले गए। अंत में वो IBM में काम करते थे, वहाँ तक वो फिल्म पहुँची है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2070 में स्पीलबर्ग की मदर और 2020 में स्पीलबर्ग के पिता दोनों की मृत्यु हुई। इसलिए उनके पेरेंट्स की मृत्यु कोई बहुत पुरानी नहीं है अभी, और ख़ास तौर से उनके पिता एक सर्टिफाइड जीनियस थे, 103 साल की उम्र में मरे थे, और कंप्यूटर के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान था। IBM, GE सब कंपनियों में उन्होंने काम किया था, और कंप्यूटिंग पायनियर्स में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो स्पीलबर्ग एक जीनियस माता पिता की औलाद हैं। ये फिल्म कई सतहों पर वर्क करती है। एक परिवार की कहानी के तौर पर भी बहुत संवेदनशील कहानी, जिसमें परिवार काफ़ी नाजुक दौरों से गुजर रहा है, साथ में परिवार का जॉय, परिवार के संघर्ष, और परिवार में जो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जीवन व्यतीत किया है, तो कैसे महत्वाकांक्षाएं दबती हैं, कैसे कुछ किसी किसी महत्वाकांक्षा पनपती है, कैसे परिवार में एक साधारण तरीके से, एक बहुत मुलायम तरीके से एक तरीके बुलिंग भी होती है, और कैसे टैलेंट उभरती और सबमर्ज होती है। और दूसरी तरफ ये एक मैडनेस ऑफ लव की कहानी है, सिनेमा के प्रति लव, जीवन जिजीविषा से लव, या एक अपनी ज़िंदगी अपनी टैलेंट को उबार ले जाने का जो जज्बा है, उसके बारे में भी ये कहानी है। स्पीलबर्ग उनके लॉन्ग टाइम सहयोगी टोनी कुशनर ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है। बहुत ज़्यादा प्लॉटेड स्क्रिप्ट नहीं है, इंसिडेंट्स के सहारे आगे बढ़ती है, और उन्हीं इंसिडेंट्स में अलग अलग कैरेक्टर्स को एक एक चैप्टर टाइप का मिलता जाता है। सैमी सेंट्रल रहता है और फिल्म आगे बढ़ती रहती है, परिवार की बातें चलती रहती हैं, परिवार के ही डायनेमिक्स से उस टैलेंट का जो उभार हुआ है, एटलीस्ट उस दौर तक, जिस दौर तक की ये फिल्म है, वो इस फिल्म के थ्रू बहुत कई क्रमागत तरीके से निकलता है। बहुत सारे मुद्दे टैकल करती है फिल्म, जैसे कि परिवार का डायनेमिक्स, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा एंटीसेमेटिक बुलिंग इन स्कूल्स, इसके अलावा एडोलेसेंस के जो पैंग्स होते हैं वो, पर जो मेन चीज़ है इसमें वो बताया गया है कि फैमिली और टैलेंट का जो फ्रक्टिफिकेशन होता है उसके बीच के डायनेमिक्स क्या है। और उसके लिए बहुत सेंट्रल एक थीम बीच में आई है, वो आई है जब इसके ग्रैंड अंकल आते हैं, जो कि फिल्मों और सर्कस से जुड़े हुए हैं और परिवार से एक तरीके से तड़ीपार हैं। वो आते हैं और उनको देखते ही उनकी माँ बोलती हैं, अरे ये कहाँ से आ गए, इनसे तो हम हमेशा बच के रहते थे। और जब वो जाते हैं तो कहती है इतनी ख़राब विजिट तो नहीं थी, और कैमरा कट होता है यंग सैमी के ऊपर। डैमेज हो चुका है। इस ज्यू परिवार में मैं जिस अंकल की बात कर रहा हूँ, ये हैं अंकल बोरिस। जड हिर्श ने ये रोल प्ले किया है, और वो एक तरीके के आर्ट ज़ील के इवेंजलिस्ट हैं। वो प्रीच करते हैं कि आर्ट जो है वो सुप्रीम होती है। फैमिली और आर्ट में एक तरह का टकराव होता है, फैमिली और आर्ट तुमको बीच में से काट के अलग कर देंगे, तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, इसीलिए मैं कभी फैमिली के बीच में नहीं रहा। ये बात जो उन्होंने यंग सैमी को बताई, वो शायद सैमी के दिमाग में घर कर गई, और परिणाम हम सबके सामने है। मिट्जी मिशेल विलियम्स का माँ वाला कैरेक्टर इस फिल्म का एक बहुत केंद्रीय कैरेक्टर है। अगर
सैमी फेबलमैन सेंट्रल है, तो इस फिल्म की जो सोल है, जो इस फिल्म की आत्मा है, वो मिट्जी है, माँ। एक टैलेंटेड लेडी जो कि एक जीनियस से ब्याही हुई है, दोनों पोल्स अपार्ट हैं, एक साइंस का पुजारी है, एक क्या कहते हैं कला और संगीत के क्षेत्र में है, और फैमिली के लिए उसने अपने आप को दबा तो लिया है, पर वो एक बहुत अजीब से डिप्रेशन में है, और वो डिप्रेशन जो है कभी कभी बाहर निकलता है, और उसका जो कला के प्रति जिस तरीके से वो यंग सैमी को प्रमोट करती है, आर्ट की तरफ पुश करती है, कैसे वो क्या कहते हैं एक टोर्नेडो में अपने बच्चों को पीछे बैठा के दौड़ती है, और जब थोड़ी देर में सुखी शांत होकर बैठ जाती है, तब क्लियरली पता चलता है ये यही दृश्य होते हैं जो स्पीलबर्ग को इतना विशेष बनाते हैं कि वो शांत होकर बैठी हुई है, कहीं से भी कहीं उसकी प्रतिभा की बात नहीं हो रही है, पर उसकी तड़पती हुई आत्मा पर्दे पर तड़पती हुई साफ नज़र आती है। पॉल डानो ने सैमी के फादर का रोल प्ले किया है, एक सॉलिड ब्रेड अर्नर और एक जीनियस व्यक्ति, जो कि बहुत रोचक नहीं है, पर ही इज़ ए गुड ऑडियंस। ही माइट नॉट बी ए गुड पार्टनर, बट ही इज़ ए गुड ऑडियंस टू हिज वाइफ। बहुत अच्छे से बैठ के सुनते हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं, परिवार को एंजॉय करते हैं, पर एट द सेम टाइम आज़ाद ख्याल और एक कलाकार जो कि उनकी वाइफ मिर्जी हैं, उनको वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जो कि देनी चाहिए। पीछे घूम रहे हैं अंकल बेनी, पॉल के सबसे अच्छे दोस्त, उसके सहयोगी, शायद उससे कम जीनियस, पर वो मिर्जी को हंसा ले जाते हैं। जिस तरीके से इस फिल्म में स्पीलबर्ग ने मिर्जी और सैमी के फादर का डाइवोर्स टैकल किया है, वो उससे साफ पता चलता है कि अपने माता पिता के डाइवोर्स को लेकर के स्पीलबर्ग के अंदर क्या भावनाएं हैं। जो डाइवोर्स की मेसीनेस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तो रखी गई है, पर उसने पूरी तरीके से अपनी छाप छोड़ी हुई है। साथ में उसके जो ह्यूमन कॉस्ट है और जो ह्यूमैनिटी है दोनों पार्टीज़ की, कि दोनों पार्टीज़ किसी को बुरा नहीं समझ रही हैं, अपने माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ का। स्पीलबर्ग अपने माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं, और डाइवोर्स उनकी फिल्मों में एक बहुत रिकरिंग थीम भी है। मैंने इसके ठीक बाद ही, फेबलमैन के ठीक बाद ही, जस्ट टू सी कि स्पीलबर्ग को रिवाइज करने के लिए मैंने कैच मी इफ़ यू कैन देखी। उसमें डिकैप्रियो के पेरेंट्स क्रिस्टोफर वॉल्कन और उनकी वाइफ, वो भी लगभग उसी तरह का एक हैप्पी कपल शुरू में दिखाया गया है, और जो सडनली टूट के बिखर जाता है। तो टूट के बिखरने वाली प्रक्रिया बहुत नहीं दिखाई गई है, पर जो टूटता है और उसका जो बच्चे पर क्या असर होता है और किस तरीके से उसकी दुनिया एक तरीके से वो नाराज़ होने लगता है, वो इतने प्यारा निकल के आया। शायद ईटी में भी लोग बोलते हैं कि ऐसा एक सीन है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है इस वक्त, पर उनकी फिल्मों में ये चीज़ एक बहुत रिकरिंग थीम है, और इसको हैंडल करने में और इस ट्रॉमा की जो भूमिका उनकी लाइफ में है, इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ स्पीलबर्ग इस फिल्म में लेके आए हैं। अपनी माँ की उड़ान, तड़प और उनकी प्रतिभा बहुत अच्छे से दिखाई है स्पीलबर्ग ने इस पर्दे पर। साथ ही अपने पिता की डिसेंसी, उनका सॉलिड बिहेवियर और उनका जीनियस भी साफ निकल के आती है। पर आप पर्दे पर देख रहे हैं तो आपको क्लियर पता चलता है कि स्पीलबर्ग किसके साथ है। स्पीलबर्ग क्लियरली अपनी माँ के साथ हैं, और उनकी माँ ने ही उनको एक कलाकार के तौर पर तराशा है। ये इस फिल्म से बिल्कुल क्लियर सामने निकल के आता है। मिशेल विलियम्स मिर्जी 6-7 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, इस बार भी नॉमिनेट हुई हैं इसके लिए। बहुत ऑस्कर्स मिस कर चुकी हैं, उन्हें इसके लिए मिलना चाहिए, पर फील्ड काफ़ी तगड़ी है इस बार भी। इस फिल्म का संगीत 90 वर्षीय जॉन विलियम्स का है। वो शायद इस फिल्म के बाद उन्होंने कहा है कि आखिरी फिल्म है, पर अगर वो आखिरी फिल्म है तो वो अपने मैग्नम ओपस के साथ बाहर जा रहे हैं। मिर्जी की सैडनेस और उसका डिप्रेशन किस तरीके से उसकी परफॉर्मेटिव एफरवेसेंस के जरिए बाहर आता है, ये और उसके साथ जॉन विलियम्स के म्यूज़िक जुड़ता है, एक गज़ब की एल्केमी क्रिएट होती है स्क्रीन पर। वो जो नृत्य वाला सीन है मिर्जी का, वो दिल को छूने वाला है। सिंपल लगता है, पर उसकी टेक्नोलॉजी, उसका इम्पैक्ट, किस तरीके से वो फिल्म में प्लेस्ड है, क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहा है, एक कला प्रिय महिला किस तरीके से अपनी आत्मा के बंधनों से ऊपर निकल रही है, एक नशे भरा सीन है, और वो नशा जो है स्क्रीन से रिश्ता हुआ बाहर आता है। फैमिली डायनेमिक्स के अलावा इस फिल्म को देखने का एक और जो सबसे शायद मेरे ख्याल से एक बेहतर नज़रिया हो सकता है, वो है किस तरीके से फिल्म अगर एक ख़ास तरह के माइंडसेट के आदमी के हाथ में आ जाए, एक ख़ास तरह की मानसिकता के व्यक्ति के लिए फ़िल्म एक बहुत प्रेफर्ड ड्रग हो सकती है, और आर्ट इज़ स्पीलबर्ग्स ड्रग। और किस तरीके से वो इस कला को अपने जीवन में बुली से लड़ने के लिए, अपने जीवन में अपने दुखों से लड़ने के लिए, अपनी लाइफ की एक सेंस कल आउट करने के लिए, और एक अपनी फैमिली के
जो सीमाएं हैं उससे ऊपर उठने के लिए किस तरीके से एक आर्टिस्ट अपनी कला को इस्तेमाल करता है, ये इस फिल्म से धमाकेदार तरीके से निकल के आता है। और वो धमाका जो कि सन्नाटे से बना हुआ होता है। मैं शुरुआत में कहा था, मुझे इस फिल्म को देखते में लगा कि मुझे ऐसी फिल्में बड़े पर्दे पर देखने चाहिए, कोई वीएफएक्स से भरी हुई फिल्म नहीं है ये। उसके बाद भी जो इस फिल्म में इमोशंस क्रिएट होते हैं वो पूरी तरीके से टीवी स्क्रीन से सामने नहीं आ पाते हैं, लैपटॉप स्क्रीन से सामने नहीं आ पाते हैं। मुझे लगता है कि एक बड़े पर्दे पर अंधेरा करके एक कम्युनल माहौल में, कम्युनिटी माहौल में लोगों के साथ बैठकर इस फिल्म का आनंद लेना चाहिए। स्पीलबर्ग लॉन्ग शॉट में क्लोजेस्ट इमोशन प्रस्तुत कर सकते हैं, ये उनकी कला है। अच्छा प्रोज, अच्छी कविता, अच्छा संगीत, अच्छी फिल्म बहुत गिमिकी नहीं होती है, पर उसकी लैक ऑफ गिमिकी होने में बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारी टेक्निकल विजार्डरी और बहुत सारा कंट्रोल ओवर मीडियम रहता है। यही चीज़ स्पीलबर्ग के पास है। द फेबलमैन एक ह्यूमनिस्ट ट्रिब्यूट है परिवार को, लव ऑफ सिनेमा को और फिल्म मेकिंग को। जब आप इस फिल्म को छोड़ते हैं तो आप इस फीलिंग के साथ बाहर आते हैं कि आपने एक क्लासिक को जन्म लेते हुए देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।